सभी स्टूडेंट्स का, सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। आज का विषय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दसवीं कक्षा में जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो भी स्टूडेंट्स 10th क्लास में पढ़ते हैं, वो इस क्लास को बहुत अच्छे से देखेंगे और अपने नोट्स भी बनाएंगे। हिस्ट्री का पहला ही लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस पाठ में जो महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, पहले उनको पढ़ते हैं। निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसमें सरकार पर कोई अंकुश या रोक नहीं होता है। निरंकुशवाद, जहां अंकुश ना हो, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसमें सरकार पर कोई अंकुश नहीं होता है। निरंकुशवादी सरकार सैन्य बल पर आधारित होती हैं, वे दमनकारी नीतियों पर चलती हैं। निरंकुश सरकारें जो होती हैं सैन्य बल पर आधारित होती हैं और दमनकारी नीतियों पर चलती हैं। दूसरे नंबर पर यूटोपिया, कल्पनादर्श, एक ऐसे समाज की कल्पना या विचार जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है, इम्पॉसिबल होता है। एक ऐसे समाज की कल्पना करना या विचार करना जिसका वास्तव में या हकीकत में होना या साकार होना लगभग इम्पॉसिबल होता है, असंभव होता है, उसे यूटोपिया या कल्पनादर्श कहते हैं। जो हमारी कल्पनाओं में आदर्श हो, ऐसा समाज। सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें। तीसरे नंबर पर है नारीवाद। स्त्री और पुरुष की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता के आधार पर महिलाओं के अधिकारों का बोध या ज्ञान होना ही नारीवाद कहलाता है। नारीवाद स्त्री और पुरुष की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता के आधार पर महिलाओं के अधिकारों का बोध या समझ होना ही नारीवाद है। नंबर 4 पर देखिए, नंबर 4 पर निर्जातीय, ईथनिक, एक साझा नस्लीय, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम या पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। सभी स्टूडेंट्स इस क्लास के नोट्स अच्छे से बना लें। नंबर 5 पर है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को, किसी विचार को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, इसे जनमत संग्रह कहते हैं। लोगों के मत या विचारों को इकट्ठा करना, उनका संग्रह करना। नंबर 6 पर देखिए रूढ़िवाद। रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं, ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों के स्थान पर क्रमिक और धीरे धीरे होने वाले विकास को प्राथमिकता देता है। रूढ़िवाद एक ऐसा विचार है, एक ऐसी अवधारणा है जो
राजनीतिक दर्शन एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों के स्थान पर क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। वियना कांग्रेस से आप क्या समझते हैं? वियना कांग्रेस 1815 में बुलाई गई। यहाँ हुई संधि के अनुसार नेपोलियन द्वारा जीते गए प्रदेशों की पुनः व्यवस्था की गई। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम किए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। जब 1815 में वाटरलू की लड़ाई में 4 देशों की संयुक्त सेनाओं ने नेपोलियन को हरा दिया था, उसके बाद वियना कांग्रेस बुलाई गई थी 1815 में। सभी स्टूडेंट्स ये सभी पॉइंट्स, ये सभी प्रश्न लिखते रहें, अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखें। अगला प्रश्न है 1804 की नागरिक संहिता का वर्णन करें। 1804 की नागरिक संहिता का वर्णन करें। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। जन्म पर आधारित विशेष अधिकार 1804 की नागरिक संहिता द्वारा समाप्त कर दिए गए और 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता या नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। कानून के समक्ष बराबरी व संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता ने कानून के समक्ष बराबरी व संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। नंबर 3 पर देखिए, डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। डच गणराज्य, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। जो शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघ थे, उनके नियंत्रणों को हटा दिया गया। सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। टेंथ क्लास में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को अच्छे से देखें और नोट्स बनाते रहें, लिखें ज़रूर। जोल्वेराइन शुल्क संघ से आप क्या समझते हैं? जोल्वेराइन शुल्क संघ से आप क्या समझते हैं? 1834 में प्रेसा की पहल पर एक शुल्क संघ जोल्वेराइन स्थापित किया गया था। तो जोल्वेराइन एक शुल्क संघ था जिसे 1834 में प्रेसा की पहल पर स्थापित किया गया था, जिसमें ज़्यादातर जर्मन राज्य शामिल हो गए थे। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 से ज़्यादा थी, 30 से ऊपर थी। रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई व आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से नोट्स बनाएं और उनका रिवीजन करते रहें। तो जोल्वेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब की गई थी? 1834 में प्रेसा की पहल पर। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी थी, जो पहले 30 से ऊपर थी। अगला प्रश्न है, अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है?
अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है? रेनन के अनुसार राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग, निष्ठा, शौर्य तथा महान पुरुषों के गौरव से संचित एक सामाजिक पूंजी है। इस प्रकार राष्ट्र एक व्यापक एकता है। अर्नस्ट रेनन ने सोर्बोन विश्वविद्यालय में अपने विचार व्यक्त किए थे। वहाँ व्याख्यान दिया था 1882 में। वहाँ उन्होंने राष्ट्र क्या है इसके बारे में अपने विचार रखे थे। अगला प्रश्न है, जो बहुत ही जरूरी है। मेरे हिसाब से इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर लिखें। मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उनको चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? मारियान और जर्मेनिया ये दो नारियों के चित्र हैं। राष्ट्रों के रूपकों के रूप में इनको चित्रित किया गया था। राष्ट्रों को एक रूप दिया गया था, एक आकार दिया गया था। मारियान फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक है, या जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। वास्तव में 18वीं व 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्रों को मानवीय रूप देना शुरू किया था। फ्रांस ने 1850 में एक डाक टिकट पर मारियान की तस्वीर छापी। उसकी प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया। मारियान की प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया और 1850 में डाक टिकट पर उसकी तस्वीरें छापी गईं, जिससे लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत रहे। इसलिए उनकी प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया। और जर्मेनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया। जर्मेनिया जो जर्मनी का प्रतिनिधित्व करती है, जर्मेनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया है और जर्मन बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। मारियान के चित्र भी स्वतंत्रता व गणतंत्र के थे। जो मारियान के चित्र भी स्वतंत्रता व गणतंत्र के थे। लाल टोपी, तिरंगा व कलगी मारियान की पहचान है। लाल टोपी, तिरंगा व कलगी। सभी साथी इन दो नारी रूपकों को, मारियान और जर्मेनिया को अच्छे से लिखें और याद करें। ज्यूसेपे मैथ्नी पर टिप्पणी लिखें। ज्यूसेपे मैथ्नी पर टिप्पणी लिखें। यह इटली का एक क्रांतिकारी था। यह इटली को राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था। ज्यूसेपे मैथ्नी यह इटली का एक क्रांतिकारी था। यह इटली को राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था। मैथ्नी का जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ। यह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था और 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया में क्रांति करने के कारण इसे बहिष्कृत कर दिया गया था। मैथ्नी ने मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप दो गुप्त संगठन बनाए। सभी स्टूडेंट्स इन दोनों गुप्त संगठनों को अच्छे से लिख लें। मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप दो गुप्त संगठन मैथ्नी ने बनाए थे और 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया में क्रांति करने के कारण उसे बहिष्कृत कर दिया गया था और यह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। किस संगठन का सदस्य था? कार्बोनारी। और कौन से दो गुप्त संगठन बनाए थे मैथ्नी ने? मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। यंग यूरोप के सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली व जर्मन राज्यों के युवा थे। पोलैंड, फ्रांस, इटली व जर्मन राज्यों के युवा यंग यूरोप के सदस्य थे। इसने राजतंत्र का घोर विरोध किया। मैथ्नी ने राजतंत्र का घोर विरोध किया।
ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु बताया। हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु मैसनी को किसने बताया? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने। सभी स्टूडेंट्स, सभी साथी इस क्लास को अच्छे से देखेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी अच्छे से इसके नोट्स बनाएंगे। हम आगे भी इस लेसन पर आधारित क्लास लेकर आएंगे। तब तक आप इस क्लास को अच्छे से देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।